तो वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 11 दिसंबर 2021 और 11 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं इस वीडियो में विश्लेषण सहित आपको बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभी हाल ही में अपना राज्य बिहार को नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर वीडियो में पूछा जाता है आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में वो सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक वहाँ पे आप लिख पाएं। और एक यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो लोग भी बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पीडीएफ की विशेषता यहाँ पर यह है कि जनवरी से लेकर के नवंबर तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। इस पीडीएफ में आपको लगभग 950 प्रश्न विश्लेषण सहित देखने को मिलेगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को ही इसमें शामिल किया गया है। तो आप इसे डाउनलोड करके तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसे तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है तो आप लोग भी इसका भरपूर लाभ उठाइए। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि रिसेंटली हमारा एक बुक भी लॉन्च हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल हैं। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजन से। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आज का हमारा पहला प्रश्न हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेंगे। ये बातें बहुत दिनों से चल रही थी लेकिन अब यह घोषणा हो चुका है कि किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना अक्षय पात्रा फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाएगा या फिर परोसा जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकल्प के आधार पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राजधानी पटना में ही मतलब कह सकते हैं ऐसा कार्य करने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन अब पटना में बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत दोपहर का खाना परोसेगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसमें हमारा अगला पॉइंट है, इसको लेकर हाल ही में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बीच एक इकरारनामा किया गया है या फिर एक समझौता किया गया है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस समझौते के तहत अक्षय पात्रा फाउंडेशन द्वारा पटना जिले के दानापुर, फुलवारी शरीफ और उसके बाद पटना सदर प्रखंड व पटना सदर स्थित शैक्षणिक अंचल गोलघर के कुल 204 विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के लगभग 38,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार मध्याह्न भोजन के निदेशक हैं सतीश चंद्र झा। तो ये भी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। अभी हाल ही में ये जो समझौता हुआ ये बेंगलुरु के अक्षय पात्रा फाउंडेशन के द्वारा हुआ है, जो कि इसके अनुसार इस समझौते के अनुसार पटना जिले के मतलब 204 विद्यालयों में कक्षा 8 से लेकर के मतलब कह सकते 1 से लेकर के 8 तक के 38,000 बच्चों को यहाँ पर मध्याह्न भोजन या फिर मिड डे मील का खाना परोसा जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध शत्रुघ्न सिन्हा का हाल ही में 76वां जन्म दिवस मनाया गया है। बताएं कि वे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रहे हैं। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है पटना साहिब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 9 दिसंबर 2021 को बॉलीवुड के बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का 76वां जन्मदिन मनाया गया है और उनका जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना में हुआ था। और ये मतलब कह सकते हैं बिहार के रहने वाले हैं और ये बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि वे अभिनेता एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ हैं और साथ साथ वे पटना साहिब से लोकसभा के लिए 2009 से 14 और साथ ही साथ 2014 से 19 और फिर राज्यसभा के लिए 1996 से 2002 और फिर 2002 से 2008 तक इसके सदस्य रहे थे। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दो कार्यकाल में मतलब कि ये शत्रुघ्न सिन्हा जी रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि पूर्व मिस इंडिया पूनम शत्रुघ्न सिन्हा की धर्मपत्नी है तथा गायिका शारदा सिन्हा उनकी बहन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। आप लोग जानते हैं सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड अभिनेत्री जो कि इन्हीं की पुत्री है। अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर गंगा नदी पर जेपी पुल के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर एक और पुल बनेगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो ये घोषणा किया गया ये केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया।
अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि पटना से अरेराज को जोड़ने वाली सड़क के क्रम में गंगा नदी पर 4 लेन का पुल केंद्र सरकार बनाएगी। यानी कि इसका जो निर्माण कार्य होगा ये जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल होगा और इसका पूरा का पूरा जो मतलब कह सकते हैं खर्च होगा ये केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा ही इसका निर्माण होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने अगले पॉइंट में लिखा कि जेपी सेतु के समानांतर बनने वाला पुल गंगा पर ये 14वां पुल होगा और अभी अब जो कार्यरत पुल है यानी कि जिसपे मतलब कि आवागमन जारी है, अगर हम बात करें वैसे पुलों की तो अभी गंगा पर बक्सर, आरा छपरा, जेपी सेतु, राजेंद्र सेतु, गांधी सेतु और विक्रमशिला सेतु है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें निर्माणाधीन पुलों की जहाँ पर निर्माण कार्य जारी है तो इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि निर्माणाधीन पुलों में जेपी सेतु के समानांतर के अलावा शेखपुर दिघरावा, गांधी सेतु के समानांतर भी एक पुल बन रहा है और साथ साथ कच्ची दरगाह, बिदुपुर, बख्तियारपुर, ताजपुर, मोकामा पुल के समानांतर भी एक पुल बन रहा है और साथ साथ मुंगेर पुल और विक्रमशिला सेतु के भी समानांतर पुल शामिल है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जेपी सेतु के समानांतर ये 14वां पुल होगा गंगा नदी पर। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया है? इसको शुरू किया गया अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि नीति आयोग ने हाल ही में ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है यह पहल ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि यह सहयोग से इसके शुरू किया गया है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है यह पहल की शुरुआत का मकसद देश में ई बस को अपनाए जाने के मामले में सीख को साझा करना है। और यहाँ पर बात है नीति आयोग की, तो नीति आयोग से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं, आप लोगों ने प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चन बैंक में भी देखे होंगे। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं प्रधानमंत्री। और यहाँ पे उसी पॉइंट पे लिखा गया नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नरेंद्र मोदी इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है तथा सीईओ अमिताभ कांत है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। और एक चीज़ ध्यान रखना आपको यहाँ पर ये कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और आपको यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ पर चर्चा हुई योजना आयोग की, क्योंकि जो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर ही किया गया था। और योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। इसी के नाम को परिवर्तित करते हुए अभी हाल ही में 1 जनवरी 2015 को एक नया संस्थान का गठन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब यहाँ पे हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश के रीजनल एयरलाइंस में काम कर रही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपना भारत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट नियुक्त हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा इस आंकड़े के अनुसार कुल 17,726 रजिस्टर्ड पायलट हैं भारत में और इनमें से 2,764 महिला पायलट है। यानी कि देश में अर्थात भारत में कुल पायलट का जो मतलब हिस्सा है महिला पायलट में तो 15% फीमेल पायलट है। यानी कि महिला पायलट की जो संख्या है यहाँ पर कुल पायलट में 15% है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस आंकड़े की तो इस आंकड़े के अनुसार जो सूची जारी किया गया तो भारत की बात करें तो आयरलैंड में 9.9%, दक्षिण अफ्रीका में 9.8%, ऑस्ट्रेलिया में 7.5% और कनाडा में 7% महिला पायलट हैं। तो ये आंकड़े भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आई है एक मतलब कह सकते हैं सबसे अधिक महिला पायलट की, तो इसी तरह का एक प्रश्न है कि सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी किस राज्य में? अभी हाल ही में टाटा ट्रस्ट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो किया है तो ये प्रश्न की जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि सबसे अधिक महिला कर्मी जो है महिला पुलिसकर्मी ये बिहार में है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था उसी में ये सारी बातें कही गई थी। अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में कौन सा देश 4.5 यानी कि 4.5 अर्थात 4.5 दिन का वर्किंग वीक करने का पहला देश बन गया है, करने वाला पहला देश बन गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूएई। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूएई सरकार ने भी हाल ही में घोषणा किया है कि सप्ताह के 7 दिनों में से केवल और केवल 4.5 दिन ही वर्किंग डे होगा। यानी कि वर्किंग वीक जो होगा ये 4.5 दिनों का ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात अपने कर्मचारियों को नए साल में तोहफा देने जा रहा है। इसके तहत 1 जनवरी 2022 से यहाँ हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन काम करना
होगा, बाकी 2.5 दिन की छुट्टी होगी। आप सभी जानते हैं कि भारत में अमूमन देखा जाता है कि सिर्फ रविवार को ही छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूएई सरकार यानी कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने एक घोषणा किया है कि सप्ताह में 2.5 दिन का छुट्टी होगा या फिर 2.5 दिन का छुट्टी होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, अब शुक्रवार को आधा दिन यानी कि हाफ डे काम करना होगा या फिर हाफ डे वर्किंग रहेगी, तथा शनिवार और रविवार को पूरी तरह छुट्टी रहेगी। तो इस आधार पर हम देखें तो कुल मिला के 2.5 दिन होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सरकार का ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मकसद वर्क लाइफ बैलेंस और आर्थिक प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। यही उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में यूएई सरकार ने यह घोषणा किया है। अब यहाँ पे यूएई की बात आई है तो 2 पॉइंट हमने ऐड किया, दोनों के दोनों करंट अफेयर्स वाले हैं और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में बकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन यूएई में शुरू किया है। और फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि हाल ही में नोरा अल्तमत रोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। और एक यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। यहाँ से आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और एक यहाँ पर यह ध्यान रखिए, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। और यहाँ पर आपको 67वें बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों एग्जाम के लिए 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर उपलब्ध कराया जाएगा बीपीएससी मेकर ऐप पर। और इसके अलावा इस ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर जो आप इस सीरीज के तहत वीडियो देखते हैं तो इसका आपको डेली और मंथली पीडीएफ मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर शामिल होंगे विश्लेषण सहित। और इसके अलावा बिहार जीके और बीपीएससी का सेट मिलेगा प्रीवियस वर्षों का। और यहाँ पर इसके अलावा और भी कई सारे स्टडी मटेरियल है जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप यहाँ पर अभी देखिए एग्जाम का डेट भी बढ़ गया, तो ऐसे में आप यहाँ पर 50 सेट को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को देने से पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। तो आपका रिजल्ट यहाँ से मतलब निर्धारित हो सकता है, आप यहाँ से जान सकते हैं आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आप लोग सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 7वां प्रश्न। यह प्रश्न कि भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक के युवाओं पर यह योजना केंद्रित है, जिसका नाम है नई मंजिल योजना। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में नई मंजिल योजना शुरू की गई थी। आपको ध्यान रखना, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यह योजना जो है मुख्य रूप से 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस नई मंजिल योजना के तहत चयनित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ प्रमाणन भी प्रदान किया जाता है। और साथ साथ इस योजना में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए 30% सीटें आरक्षित है, यानी कि लड़कियों के लिए 30% मतलब सीटें आरक्षित श्रेणी में रखी गई है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलमणि फुकन जूनियर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये असम के रहने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बता दूं कि हाल ही में असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, उनका जन्म 1933 में असम में हुआ था, यानी कि कुल मूल रूप से ये असम के रहने वाले हैं। और इनके बारे में हमने कुछ उपलब्धियों को यहाँ पर ऐड किया। इससे पहले वे भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, साहित्य अकादमी, असम वैली अवार्ड व साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध प्रश्न थे। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, और ये मतलब आ सकते हैं कहाँ के रहने वाले थे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपना भारत यहाँ पर फूड एक्सपोर्ट के मामले में, यानी कि कह सकते हैं खाद्य सामग्री के निर्यात के मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। सऊदी अरब को निर्यात के मामले में पहले स्थान पर पहुंचा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी कि खाद्य सामग्री के निर्यात के मामले में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि पिछले 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पिछले 15 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यहाँ पे हमने एक और पॉइंट को ऐड किया, हालांकि अरब देशों के लिए ब्राजील भी काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है।
तो ये भी ध्यान रखेगा, लेकिन उतना नहीं जितना भारत यहाँ पर मतलब कि अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट किया है 2020 तक, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्जेंटीना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं तो हाल ही में अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। आपको यह ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने इस खिताब को यानी कि जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और उड़ीसा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हराया है और अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है। और इससे पहले अर्जेंटीना 2005 में भी यह खिताब अपने नाम कर चुके हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हरा करके इस खिताबी मुकाबले पर अपना कब्जा किया और इस प्रकार से अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है, मतलब इस कैटेगरी में। और इससे पहले अर्जेंटीना ने 2005 में भी इस खिताब को अपने नाम किया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें उप विजेता टीम की जो कि जर्मनी रही, तो जर्मनी ने, हालांकि यहाँ पर जर्मनी के बारे में लिखा गया, हालांकि जर्मनी इस खिताब को 6 बार अपने नाम कर चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जर्मनी इससे पहले इस खिताब को 6 बार जीत चुकी है। हालांकि 2021 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आपको यहाँ पे बता दूं कि प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में 6 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्योंकि इसी दिन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष इन्हीं की याद में, इन्हीं के सम्मान में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये भी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहकर जाना जाता है। तो ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध का जो मतलब कह सकते हैं महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पर चुंद नामक सुनार के यहाँ सुअर का मीट खा लेने के कारण इनका मतलब निधन हुआ था। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न कि महिला टेनिस एसोसिएशन ने निम्न में से किस खिलाड़ी को इस साल यानी कि 2021 की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एमा रादुकानु इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में आपको विस्तार से बता दूं कि महिला टेनिस एसोसिएशन ने दुनिया के 19वें नंबर के खिलाड़ी एमा रादुकानु को साल की यानी कि इस साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है। आप इसको यहाँ पर ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एमा रादुकानु, जिनको आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में एमा रादुकानु के बारे में लिखा है कि एमा रादुकानु 1968 के बाद यूएस ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला भी है और उनका जन्म 13 नवंबर 2002 को टोरंटो कनाडा में हुआ था। तो तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मौत की मशीन को कानूनी मंजूरी दे दिया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, यहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस सीरीज के भी करंट अफेयर्स वगैरह जितने भी हैं, वो तमाम चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू वहाँ पर आप जाकर के सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।